अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, और उसकी शुरुआत होती है एटम से। तो उससे पहले मैं आपको एटम की एक पूरी हिस्ट्री बताता हूँ कि एटम कैसे कैसे इसके कंसेप्ट्स चेंज हुए और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। और इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि न्यूक्लियस क्या है, और जो सारे एटम के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर या पूरे एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। और इस चैप्टर के एंड तक आप अच्छी तरह एटम को समझ सकेंगे और ये भी समझ सकेंगे कि एटम को किस तरह की फोर्सेस ने आपस में कंबाइन किया हुआ है, और अगर वो फोर्सेस गायब हो जाएं तो एटम भी कोलैप्स कर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। स्टोरी कुछ यूं है कि सबसे पहले यूनानी फिलोसफर था जिसका नाम था डेमोक्रेटस। ये 470 बीसीई की बात है जब उसने पहली दफा ये यूज किया कि जो मैटर है उसका सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो एटम है, जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन वो जो कंसेप्ट एटम का था वो कई सदियां चलता आया और उसको मजीद जो डिटेल से डिस्क्राइब किया वो किया 1803 में जॉन डाल्टन ने। उसने बोला कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हम देखते हैं उसमें जो एटम्स की रेशियो है वो फिक्स है। तो ये कुछ बनती जुड़ती बात थी, ये चलता रहा इसके ऊपर काम। 1897 में जे जे थॉमसन वो पहला बंदा था जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, यानी एटम के अंदर वाला पार्टिकल डिस्कवर किया। उसके बाद ये स्टोरी मजीद चली और फिर हम पहुंचे 1909 में जब रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया कि जो एटम है उसका जो सेंटर है उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। मजीद हम चले 1913 में नील बोहर आया और उसने एटम का एक स्ट्रक्चर दिया जिसे प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम बोला जाता है। वो आप शुरू से पढ़ते जा रहे हो, 6th-7th क्लास में हम पढ़ते हैं। वो मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं कि एटम के सेंटर में हमने देखा न्यूक्लियस होता है, ओके, यहाँ पे, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और आपने देखा होगा जो हमारे प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड इसी तरह क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व, इसलिए इसे प्लेनेटरी मॉडल ऑफ नील बोहर बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 1932 में जेम्स चैडविक था जिसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो इस तरह जो एटम की स्ट्रक्चर थी वो हमारे पास कुछ यूं आ गई कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमें पता चला प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है, और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक एटम की स्ट्रक्चर है। इससे हम इस चैप्टर का आगाज करेंगे और उसके बाद हम बारी बारी आगे मूव करते जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को कि व्हाट इज न्यूक्लियस। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था आप लोगों ने पढ़ा है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी थोड़ा बहुत टच किया होगा, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो एटम है उसका जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा डेंस है। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम का जो 99.9% हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस पर कंसिस्ट करता है, यानी 99.9% न्यूक्लियस ही है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं वो ना होने के बराबर है। आप ये अंदाजा लगा लें तो ज्यादा मैस कहां लाई करता है, न्यूक्लियस में। और यहां से ये भी पता चला कि न्यूक्लियस बहुत ही डेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बहुत, यूं कह लेना, उनके दरमियान स्पेस ना होने के बराबर, इतने ज्यादा एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट है, क्योंकि वहां पे एक फोर्स लग रही है जिसके बारे में हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके ऊपर बात करेंगे कि वो कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में कंबाइन रखती है, इसलिए न्यूक्लियस क्या है, डेंस है, ओके। और ये इतना डेंस है कि आप अंदाजा लगाएं कि मैं उसको यूं बताता हूं कि बेटा ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये डायग्राम काफी बनती है, यानी ये रेडियस है एटम का, यानी रेडियस ऑफ एटम लार्जर देन रेडियस ऑफ, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, लार्जर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और ये जो एटम का रेडियस है वो कितना बड़ा है, 10⁵ टाइम्स, यानी 1,00,000 गुना बड़ा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टाइनी सा न्यूक्लियस होता है पूरे एटम के मुकाबले में, लेकिन तो उसका मैस बहुत ज्यादा होता है। और वो मैस कितना लाई होता है, 99.9% जो मैस है न्यूक्लियस का, वो सॉरी एटम का, वो जस्ट कहां लाई करता है, न्यूक्लियस में लाई करता है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि न्यूक्लियस कितना डेंस है।
अब बच्चे हम बात करते हैं कि इसके अंदर वाले पार्टिकल न्यूक्लियस के। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे प्रोटॉन। पहला जो पार्टिकल है वो कौन है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या है? तो जब गोल्डस्टाइन ने इसको डिटेल से स्टडी किया तो पता चला कि जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, और मिलिकन्स ने ये फाइंड किया था कि चार्ज कितना होता है, तो वो होता है E से डिनोट कर सकते हैं, Q से डिनोट कर सकते हैं, वो फिक्स है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। ओके, और ये भी बताता चलो कि जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, यानी दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी। और प्रोटॉन का जो मैस है वो होता है 1.673 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये इतना सा आप लोगों ने बस याद रखना है प्रोटॉन के बारे में। ये जो वैल्यूज हैं ये न्यूमेरिकल में यूज होती हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी और आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे जब बार बार आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल है वो कौन है? न्यूट्रॉन। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहली चीज जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, एटम की तरह। जिस तरह एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या होता है? जीरो। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नेट चार्ज क्या है? जीरो है। और इसका मैस जो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, यानी अगर मैं मैस ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो वो बनेगा 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है न्यूट्रॉन के बारे में, यानी ये प्रोटॉन हो गया और दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज जीरो होता है और इसका जो मैस है वो हमारे पास ये गिवन। तो इस तरह आपको अंदाजा हो गया कि प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस बना रहे हैं। अभी तक हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद दो चीजें हमारे पास आती हैं, एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में प्रोटॉन की तादाद को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम किसका नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर, और इसको Z से डिनोट किया जाता है। ओके, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स देता हूं। हमारे पास है हाइड्रोजन H12, ड्यूट्रियम ले ले, हीलियम 24, कार्बन 612। उसमें ये जो नीचे चीज लिखी होती है 2 है, 1 है या 6 है, तो ये किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। यानी ये बताता है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो कार्बन में प्रोटॉन कितने हो गए? 6। हीलियम में प्रोटॉन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो ये चीज कहलाती है एटॉमिक नंबर। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर, अब ये आपको पता चल गया होगा नाम से, इसको N से डिनोट करते हैं और किसी भी एटम में ये होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जितने न्यूट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉन नंबर। और उसको किससे डिनोट किया जाता है? N से। ये कैसे निकालते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में बच्चों आता है मैस नंबर। मैस नंबर, या इसको एटॉमिक मैस भी बोलते हैं, एटॉमिक मैस या मैस, और इसको डिनोट किया जाता है A से। अब जो एटॉमिक मैस है या मैस नंबर है, ये होता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी दोनों का जो सम है वो कहलाता है मैस नंबर। और ये मैस नंबर ऊपर लिखा होता है, ये हमारे पास जो ऊपर 4 है ये मैस नंबर है और जो नीचे 2 है वो है एटॉमिक नंबर। ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी, यानी कोई भी एलिमेंट है यूं ऊपर मैस नंबर लिखा जाता है और नीचे क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर मैस है, नीचे एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट ले लो, मैं ले लेता हूं यूरेनियम 92 235, ये आइसोटोप्स मैंने ले लिया। अब जो नीचे है वो क्या है? Z, ऊपर क्या है? A। तो अगर मेरे पास A हो 235, Z हो 92, तो मैं कहूं कि मुझे न्यूट्रॉन का पता लगाना है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन हमारे पास ये आएगा 92, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो हमारे पास बच्चों ये बनेगा 143 न्यूट्रॉन। तो बच्चे आपको ये जो एटम नजर आ रहा है यूरेनियम का,
इसके अंदर 92 प्रोटॉन है। वो मैंने देखते ही बता दिया, क्योंकि नीचे जो लिखे होते हैं वो प्रोटॉन होते। दोनों की तादाद यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 235 जो मैस नंबर कहलाता है। और अगर इसमें से इसको क्या करें माइनस, तो वो आते हैं न्यूट्रॉन, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 143, यानी बैलेंस नहीं है। जैसे शुरू में देखो आप अब इन सब में निकाल सकते हो। मैंने हाइड्रोजन लिखा था 1 और 2, तो अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालने 2 माइनस 1, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 1, और प्रोटॉन भी 1। तो जो छोटे एटम होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम। जैसे ये देखो हीलियम में भी 4 में से 2 माइनस किया, कितना आया? 2। 2 ही प्रोटॉन 2 ही न्यूट्रॉन। इसमें भी 2 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन और 6। तो इसी तरह जब जैसे एटम हैवी होता जाता है इनकी तादाद में इम्बैलेंस आता जाता है। उसके बाद जो लास्ट पे चीज हम आज पढ़ेंगे वो है एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट AMU या 1U, ये क्या चीज है? इसको यूनिफाइड मैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मैस। अब ये क्या चीज है? देखिए बच्चों, जो एटम्स होते हैं उनका जो मैस है वो हम किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर एटम हमें नजर ही नहीं आ रहा है तो हम उसका मैस कैसे मेजर करेंगे? जैसे चीनी हम लेते हैं, बात समझ आ रही? कोई और इस तरह की चीज लेते हैं, जैसे घी वगैरह लेते हैं तो हम केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, वो हमें नजर आ रहे होते हैं इतने बड़े हैं। एटम इतना छोटा हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो फिर क्या किया जाता है? फिर हम एटम को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एटॉमिक मैस यूनिट, या उसको शॉर्ट हैंड क्या बोलते हैं? AMU। अब ये क्या स्टैंडर्ड हुआ? तो इसके लिए यानी ये जो यूं कह लें कि आपके पास एक बाट है 1 kg का, ओके। अब 1 kg का बाट पूरी दुनिया में यूज होता है और इजीली अवेलेबल होता है शॉप्स के ऊपर। इसी तरह उन्होंने सोचा हम कोई एटम ऐसा ढूंढते हैं जो इजीली अवेलेबल हो, स्टेबल हो, और हम इजीली उसके साथ बाकी सारे एटम्स को कंपेयर कर सके। तो फिर उन्हें जो एटम मिला वो मिला कार्बन का, ये वाला आइसोटोप्स, ओके। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कार्बन का ये एटम लिया और उसके उन्होंने 12 हिस्से किए, ओके। ये मैंने 12 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लो जी ये 11 और 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए। उनमें से जो एक पार्ट था, ये एक पार्ट कार्बन 12 का जो एक पार्ट है, इसको बोला गया 1U, यानी 1 एटॉमिक मैस यूनिट। इसका जब मैस लिया गया तो वो आया 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अब बच्चे जो ये मैस था 1/12, इसको बोला जाता 1/12 मैस ऑफ कार्बन 12। तो ये जो 1/12 वाला पार्ट है ये कहलाता है एटॉमिक मैस यूनिट। और बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको इसके साथ कंपेयर किया जाता है और उनका मैस फाइंड किया जाता है। तो आप पीरियोडिक टेबल देखें, उसके ऊपर हर एलिमेंट के साथ हल्का सा छोटा सा करके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ऑक्सीजन है, ओके, 816। आप ऑक्सीजन वाले टेबल में, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना, तो उसका मैस लिखा होगा 15.999U। बात समझ आ रही? यानी ऑलमोस्ट कितना बना? 16। तो ऑलमोस्ट 16U ये उसका मैस है एटॉमिक मैस यूनिट की फॉर्म में। बात समझ आ रही? तो ये सारे पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का कैलकुलेटेड है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज कहलाती है एटॉमिक मैस यूनिट। और इसका जो स्टैंडर्ड लिया गया वो कार्बन 12 को लिया गया, और कार्बन 12 का कौन सा पार्ट? 1/12 कोई एक पार्ट लिया गया, और इसी तरह उसके साथ हम बाकी मैसेज को कंपेयर करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।